नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। एक तरफ मुख्यमंत्री से मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बहुत जल्द सर्वदलीय बैठक होने वाली है जिसमें राज्य स्तरीय जातीय जनगणना पर विचार किया जाएगा। और आपको बताते चले, दूसरी तरफ जदयू ने इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साध लिया है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा है कि बिहार में जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री से भी हम लोगों ने तेजस्वी यादव की मुलाकात करा दी थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अब किस बात को लेकर इतनी जल्दी में है? क्या फिर से उनको बिहार से बाहर जाना है? जदयू नेता ने कहा है कि बिहार में ना तो कोरोना है और ना ही जल जमाव की स्थिति, फिर क्यों नेता प्रतिपक्ष इतनी जल्दबाजी में है? बताते चले कि आज नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम ने 2-4 दिनों में सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। सर्वदलीय बैठक में चर्चा होगी कि 2 बार विधानसभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। राज्य सरकार अब इसे अपने खर्च पर कराए, इसके लिए हमने सीएम से अनुरोध किया है। तो पटना हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ दायर पूरे आपराधिक रिकॉर्ड का रजिस्ट्रार जनरल से ब्यौरा मांग लिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ में पूर्व सांसद पप्पू यादव पर दर्ज मामले की प्राथमिकी रद्द करने के लिए दायर अब व्यर्थ सिद्ध हो गई है। आपको बताते चले, राज्य सरकार के अधिवक्ता अजय मिश्र ने बताया है कि पप्पू यादव द्वारा उक्त थाना कांड के संबंध में जमानत याचिका के साथ ही साथ दर्ज प्राथमिकियों को भी रद्द करने के लिए भी अर्जी दाखिल की गई थी। पप्पू यादव का बेल बॉन्ड जो है उक्त मामले में 16 दिसंबर 1993 को ही रद्द हो गया था। इसमें पप्पू यादव फरार चल रहे थे और इसके बाद उन्होंने 8 जून 2021 को जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जमानत याचिका के लंबित रहने के दौरान ही उक्त थानाकांड संख्या मामले में मधेपुरा स्थित निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था और इस तरीके से जमानत याचिका व्यर्थ हो गई। साथ ही साथ प्राथमिकी को रद्द करने के लिए पटना हाईकोर्ट के समक्ष दायर अर्जी भी व्यर्थ हो गई थी। याचिकाकर्ता ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि याचिकाकर्ता निचली अदालत में नियमित तौर से उपस्थित हो रहे थे, किंतु अधिवक्ता की चूक की वजह से उक्त कांड के सिलसिले में पैरवी नहीं की जा रही थी, जिसकी वजह से निचली अदालत द्वारा 16 दिसंबर 1993 को बेल बॉन्ड रद्द किया गया था। अर्जी में आगे ये भी कहा गया था कि बेल बॉन्ड रद्द होने की सूचना याचिकाकर्ता पप्पू यादव को दी ही नहीं गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड अब बिहार के मठ मंदिरों से टैक्स वसूलने की तैयारी कर चुका है। इसके लिए सभी सार्वजनिक मंदिरों को धार्मिक न्यास बोर्ड के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सभी मंदिरों का संचालन न्यास बोर्ड के नियम के अनुसार होगा और सभी को प्रतिशत टैक्स देना होगा। बताते चले कि बिहार में लगभग 4500 के आसपास मंदिर हैं जिसका न्यास बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वहीं करीब 10,000 से ज्यादा मंदिर ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन न्यास बोर्ड में अब तक नहीं हुआ। न्यास बोर्ड की नजर वैसे मंदिरों पर है जो निजी कब्जे में हैं और लेकिन मंदिर सार्वजनिक हैं। इस मुद्दे पर बिहार के विभिन्न राजनीतिक दलों की अपनी अपनी राय है। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि न्यास बोर्ड ने फैसला जरूर लिया, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि टैक्स मंदिरों से नहीं वसूला जाए। जिस तरीके से दूसरे धर्मों को सरकार सहायता देती है, उसी तरीके से सनातनी धर्म को भी सरकारी सहायता मिलनी चाहिए। सरकार ही इस राशि का वहन करे। वहीं राजद विधायक आलोक मेहता ने न्यास बोर्ड के फैसले पर सहमति जताई। उन्होंने मंदिरों से टैक्स वसूलने को सही बताते हुए कहा कि इस राशि से मंदिरों का विकास हो सकेगा। हालांकि भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने ऐसे किसी फैसले पर अपनी सहमति नहीं दी है। उन्होंने अपनी बात में कहा है कि इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जा सकता है, लेकिन विचार जरूर चल रहा है। अगर टैक्स वसूला जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। न्यास बोर्ड भी आर्थिक रूप से मजबूत होगा और मंदिरों का विकास भी हो सकेगा। मंदिरों की संपत्ति का दुरुपयोग भी कम होगा। तो बिहार विधान परिषद में 18 विधान पार्षदों ने विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार के मामले को ध्यानाकर्षण के जरिए उठाया है। सदस्यों ने सरकार से विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन कर कुल सचिव के पद पर बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों की पदस्थापना की मांग कर डाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें, प्रभारी मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर कई सदस्यों ने
सहमति से इस पर विस्तृत चर्चा की मांग की, जिसके बाद सभापति ने कहा कि इस पर सदन में कोई बहस नहीं होगी। इसके लिए अलग से सभापति की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्री की उपस्थिति के दौरान विस्तृत चर्चा की जाएगी। विपक्ष ने इसे सरकार की लीपापोती मानते हुए कहा है कि सरकार खुद इसमें संलिप्त है, इसलिए सदन में चर्चा नहीं होने देना चाहती। विश्वविद्यालय में पब्लिक मनी की लूट को लेकर 18 सदस्यों ने ध्यानाकर्षण में सवाल उठाया था, जिसको लेकर प्रभारी मंत्री अशोक कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार ने राजभवन से इसकी जांच का अनुरोध किया था और महालेखागार से ऑडिट का अनुरोध भी किया था, लेकिन सवाल पूछने वाले सदस्य इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे। जिसके बाद सभापति ने कहा कि यह मामला राजभवन से जुड़ा हुआ है और यह उचित नहीं है कि इस पर सदन में चर्चा हो, इसलिए इसके लिए अलग से बैठक बुलाई जाएगी। अशोक कुमार चौधरी ने अपनी बात में कहा है कि बहुत ही जल्द शिक्षा मंत्री की उपस्थिति में बैठक होगी और जो सवाल उठाए गए उन पर निश्चित रूप से चर्चा की समाधान निकाला जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ आरजेडी एमएलसी प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी ने इसे लीपापोती करार दिया। उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा से बचना सरकार की तरफ से जानबूझकर किया गया कदम है, क्योंकि सरकार खुद इसमें संलिप्त है। आरजेडी नेता ने कहा है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार विश्वविद्यालयों में हुआ, उस पर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। बिहार बुलेटिन में पटना का रुख करते हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में सही तौर से कामकाज किए जाने को लेकर कमेटी बनाने के लिए एक जनहित याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर की गई। याचिकाकर्ता अजय नारायण शर्मा ने इस याचिका दायर की है ये वाली, और चयनकर्ताओं को आपको बताते चले सपोर्ट स्टाफ और बीसीसीआई द्वारा संचालित घरेलू टूर्नामेंट में विभिन्न उम्र के राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को सही तौर से चयन करने के लेकर आदेश देने की मांग भी इस याचिका में की गई। याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि प्रबंधन कमेटी में अवैध रूप से कुर्सी पर काबिज लोगों द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। यह भी आरोप है कि कुर्सी पर कथित रूप से अवैध तौर पर बैठे लोग बिहार में प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ी के दावों को हतोत्साहित कर रहे हैं। ऐसे लोग खिलाड़ियों को मनमाने और अनुचित तौर से चयन कर क्रिकेट को बेचने पर उतारू हैं, इसलिए राज्य में खिलाड़ियों की स्थिति और भी खराब होती जा रही है। इस कारण से खिलाड़ी बीसीसीआई के घरेलू टूर्नामेंट में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए फैसले के अनुसार जस्टिस आरएम लोढ़ा कमेटी द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में खिलाड़ियों का सही तौर से चयन करने के लिए क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी का गठन करने को लेकर आदेश देने का अनुरोध किया गया। तो पटना एयरपोर्ट से लगातार अन्य शहरों के लिए विमान का परिचालन किया जा रहा। बड़ी संख्या में यात्री भी अन्य शहरों की तरफ जा रहे हैं। इन सबके बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए पटना एयरपोर्ट पर सतर्कता बरती जा रही है। कोरोना गाइडलाइन के नए नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट पर कोहरे का भी असर देखा जा रहा है। गुरुवार को कई विमान पटना एयरपोर्ट पर विलंब से पहुंचे और कईयों ने लेट उड़ान भरी थी। यही कारण है कि पटना एयरपोर्ट पर भीड़ भाड़ की स्थिति बनी हुई थी। नए गाइडलाइन के अनुसार जो भी यात्री यहाँ से सफर कर रहे हैं उन्हें आरटीपीसीआर जांच की कॉपी दिखानी होगी। साथ ही जिन लोगों ने वैक्सीनेशन के दोनों डोजेस ले लिए हैं उन्हें अपने सर्टिफिकेट भी दिखाने होंगे। इसकी भी जांच एयरपोर्ट के अंदर लगातार हो रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर अलर्ट पर है। टीम एयरपोर्ट के अंदर भी मौजूद है और बाहर भी मौजूद है। लगातार आने वाले यात्रियों का एंटीजन किट से आपको बताते चले कोरोना जांच किया जा रहा है। हालांकि जो यात्री आरटीपीसीआर कराकर डबल डोज ले चुके हैं उनकी जांच नहीं की जा रही है। कुल मिलाकर देखें तो पटना एयरपोर्ट पर नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरी तरीके से एहतियात बरता जा रहा है। पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पूरी तरीके से सतर्क है। खासकर भारत में ओमिक्रॉन के 2 मरीज मिलने के बाद पटना एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की जाँच को लेकर पटना एयरपोर्ट पूरी तरीके से सतर्क दिख रहा है। बताते चले कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पटना एयरपोर्ट पर कोरोना जांच के लिए केयर इंडिया की टीम को लगाया गया। टीम ऐसे लोगों का कोरोना जांच कर रही है जिन लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हैं, जो लोग विदेश यात्रा से आ रहे हैं या ऐसे लोग जिनके पास 72 घंटे के अंदर की आरटीपीसीआर जांच नहीं है। चले सहरसा का रुख करते हैं। सौर बाजार मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक बाइक सवार पत्रकार को जोरदार टक्कर मार दी है, जिससे वे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले बाद में इलाज के दौरान अस्पताल में व्यक्ति की मौत की खबर सामने आ रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला सौर बाजार थाना क्षेत्र के चंदौर गांव के पास का बताया जा रहा है। मृतक का नाम विक्रम कुमार है। जानकारी के अनुसार जो पतरघाट
प्रखंड के गोलमा गांव का रहने वाला था। वो पेशे से पत्रकार थे और मृतकों के परिजनों ने भूमि विवाद को लेकर अपने ही रिश्तेदारों पर उसकी हत्या का शक जताया है। परिजनों का कहना है कि मृतक के मौसेरे भाई अमोद कुमार और सुबोध कुमार से भूमि विवाद चल रहा था, जिसको लेकर सदर थाने में विक्रम कुमार के परिवार के कई लोगों पर लूटपाट का आरोप भी एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मामले पर देर रात विक्रम कुमार बाइक से सहरसा से अपने पैतृक गांव गोलमा लौट रहा था और इसी दौरान चंदौर गांव के पास बदमाशों ने स्कॉर्पियो से उसे कुचल दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके बाद इलाज के दौरान हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। सहरसा एसडीओ संतोष कुमार ने बताया है कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें जेल भेजा जाएगा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मामले की जांच की जा रही है। तो बिहार के बांका में सड़क हादसा होने की खबर है। जिले में वाहन की चपेट में आने से 15 वर्षीय नाबालिग की मौत हो चुकी है। घटना जिले के अमरपुर बांका मुख्य मार्ग पर स्थित परसबन्नी और टेढ़वा पुल के पास की है। मृतक रतनपुर गांव निवासी 15 वर्षीय शिवम कुमार बताया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें, मौके से वाहन चालक फरार होने में कामयाब रहा है। घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार शिवम अपने पिता के साथ खेतों से साइकिल पर धान लेकर घर लौट रहा था। तभी बांका की ओर से आ रही बस को ओवरटेक कर एक पिकअप चालक आगे जाने का प्रयास करने लगा इसी दौरान पिकअप ने बेकाबू होकर बच्चे को टक्कर मार दी। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने पिकअप वाहन का पीछा किया, लेकिन पिकअप वाहन चालक फरार हो गया। जख्मी बच्चे के परिजन आनन फानन में उसको उपचार के लिए बांका सदर अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने घटना स्थल पर वाहन खड़े कर अमरपुर बांका मुख्य पथ को जाम कर दिया। जाम के बाद मुख्य पथ के दोनों ओर आपको बता चले वाहनों की लंबी कतारें जमा हो गई थी। सूचना मिलने पर अमरपुर थाना अध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली और प्रशिक्षु दरोगा धर्मेंद्र कुमार, सैनिक खुर्शीद आलम दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आपको बताते चलें, आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराते हुए जाम को हटवाने का वहां पर प्रयास किया गया। ग्रामीण मुआवजे की अब लगातार मांग कर रहे हैं। थाना अध्यक्ष ने लोगों को आपदा के तहत हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। करीब 2 घंटे के बाद लोगों ने थाना अध्यक्ष के आश्वासन पर जाम हटा लिया, जिसके बाद यातायात सुचारू रूप से शुरू किया गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों का हालांकि रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया है कि मृतक शिवम मकुंदमा के आदर्श मध्य विद्यालय में 8वीं कक्षा का छात्र था। वह न सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देता था, बल्कि घर एवं खेती के काम में भी अपने पिता की मदद करता था। शिवम का आकस्मिक मौत पर ग्रामीण दुखी हैं। मौके पर पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया ने पीड़ित परिवार को हर सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। तो बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा नाराज हो चुके हैं। बिहार विधानसभा में जीवेश मिश्रा की कार रोकी गई। जीवेश मिश्रा की गाड़ी को विधानसभा में सुरक्षा कर्मियों ने रोका और डीएमएसपी की गाड़ी को पास करा दिया, जिसके बाद मंत्री का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। सदन के अंदर भी उन्होंने मामले को जोर शोर से उठाया। देर शाम सरकार के बड़े अधिकारी तलब हुए। बिहार विधानसभा में मंत्री जीवेश मिश्रा के साथ पुलिसकर्मियों ने दुर्व्यवहार किया और उनकी गाड़ी को रोका। नाराज जीवेश मिश्रा ने सदन के अंदर भी नाराजगी व्यक्त की और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामले ने तूल पकड़ा और देर शाम बिहार सरकार के आला अधिकारी तलब हुए। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने डीजीपी और गृह सचिव को तलब किया और पूरे मामले पर जांच करने के आदेश दिए। जीवेश मिश्रा के आरोपों पर अधिकारियों की सफाई सामने आ चुकी है। दरअसल पूरे मामले पर जीवेश मिश्रा सहित बीजेपी के तमाम नेताओं ने नाराजगी जाहिर की। प्रदेशाध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी घटना पर चिंता जताई और कार्रवाई की मांग की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो बिहार विधानसभा गेट पर मंत्री जीवेश मिश्रा की गाड़ी रोके जाने के मामले में जिला प्रशासन ने सफाई देने के बाद उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। देर रात पटना जिलाधिकारी और पटना एसएसपी उनके आवास मान मनोबल करने पहुंचे थे। बताते चले कि गुरुवार के दिन मंत्री जीवेश मिश्रा की गाड़ी को बिहार विधानसभा के मुख्य द्वार पर डीएम और एसपी के प्रवेश करने के बाद प्रवेश दिया गया था और इस मामले से नाराज होकर मंत्री जीवेश मिश्रा ने सदन में हंगामा खड़ा कर दिया। गुरुवार की देर रात बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा के आवास पहुंचे पटना डीएम और एसएसपी ने करीब आधे घंटे से ज्यादा का वक्त उनके आवास पर गुजारा। इस दौरान पटना जिलाधिकारी और सीनियर एसपी ने इस पूरे
घटना में दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया, साथ ही उन्हें मनाने की पुरजोर कोशिश भी की। पटना जिलाधिकारी और एसएसपी से मुलाकात के बाद मंत्री जीवेश मिश्रा ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह सरकार के विधायिका का हनन किया गया और इसी का प्रश्न उन्होंने बिहार विधानसभा में उठाया और इसी मामले को लेकर देर रात पटना जिलाधिकारी और एसएसपी उनके आवास उनसे मिलने पहुंचे थे। दरअसल पूरे मामले पर जीवेश मिश्रा सहित बीजेपी के तमाम नेताओं ने नाराजगी जाहिर की। प्रदेशाध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी घटना पर चिंता जताई और कार्रवाई की मांग की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रास बिहारी दुबे ने गुरुवार को कस्तूरबा गांधी विद्यालय का औचक निरीक्षण किया, जहां स्कूल में कई खामियां उजागर हुई, जिससे नाराज बीईओ ने वार्डन को 1 हफ्ते में सभी व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश जारी कर दिया। साथ ही कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली है। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के आदेश पर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया, जहां पर बीईओ रास बिहारी दुबे ने विद्यालय में छात्राओं के पठन पाठन, रहने और खाने पीने की व्यवस्था की जांच की। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलिए, जांच के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए। यहाँ पानी पीने के लिए आरओ भी खराब थे। बच्चों के सोने के लिए जितनी भी फोल्डिंग थी कई जगहों पर टूटी फूटी थी। पढ़ने के लिए बेंच की जो व्यवस्था थी वह भी ठीक नहीं थी। छात्रों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी बंद पाए जाने, पानी के लिए आरओ खराब होने पर बीईओ ने नाराजगी जताई और वार्डन से इसे जल्द ठीक कराने की मांग की है। सोने के लिए छात्राओं को मच्छरदानी भी दिए जाने का निर्देश दिया गया। स्कूल की खामियों को देख बीईओ ने 1 हफ्ते में इसे सुधारने का सख्त आदेश जारी कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ सुधार नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। आपको बताते चले, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने बातचीत के दौरान सभी छात्राओं से खान पान और पठन पाठन का हाल पूछा और इस बीच उन्होंने छात्राओं को डेंगू के मच्छरों से बचाव के उपाय भी बताए। तो बिहार के मुजफ्फरपुर मोतियाबिंद कांड में सीएस के बयान पर ब्रह्मपुरा थाने में आई हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आई हॉस्पिटल में ऑपरेशन होने के बाद संक्रमण के चलते 15 लोगों ने हमेशा के लिए अपनी आंखें गंवा दी हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन पर बड़ी लापरवाही बरतने का आरोप है। इस मामले में एसकेएमसीएच में 21 मरीज भर्ती हैं, जिसमें 11 ऐसे मरीज हैं जिनकी आंखें निकाली गई हैं। वहीं 10 मरीज ऐसे हैं जिनमें संक्रमण का इलाज चल रहा है। इलाज के बाद कल कई लोगों की संक्रमित आंखों को निकाला जा सकता है। अब तक कुल 15 लोगों की आंखों को निकाला गया, जिसमें 4 आई हॉस्पिटल और 11 एसकेएमसीएच में भर्ती हैं, जो कि सरकारी आंकड़ा बता रहा है। मुजफ्फरपुर जिले के जोरन छपरा स्थित आई हॉस्पिटल में बीते 22 नवंबर को बताते चले हुए एक साथ 65 लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद सभी लोगों की आंखों में अचानक संक्रमण होने लगा और एक एक कर अब तक 15 लोगों की आंख हमेशा के लिए निकाली जा चुकी है। वहीं अभी करीब 1 दर्जन लोग जिन्हें आंखों में संक्रमण है वे अभी हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए हैं। प्रशासन की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अब तक कुल 15 लोगों का ऑपरेशन किया जा चुका है, जिनकी आंखें निकाल ली गई, जिसमें से 4 मरीजों की आंख आई हॉस्पिटल के द्वारा निकाली गई है। 11 मरीजों का आंख एसकेएमसीएच में निकाली गई है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर मोतियाबिंद कांड के ऑपरेशन के बाद जिन मरीजों के आंख में परेशानी है उनका इलाज पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में सरकारी खर्च पर कराया जा सकता है। इसके लिए मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों और अन्य पीड़ितों को सरकारी खर्चे पर पटना आईजीआईएमस लाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस संबंध में जिला सिविल सर्जन निर्देश दे दिया है। उन्हें बताते चले कि इस मामले में एसकेएमसीएच में 21 मरीज भर्ती हैं, जिसमें 11 ऐसे मरीज हैं जिनकी आंखें निकाली गई हैं। वहीं 10 मरीज ऐसे हैं जिनके संक्रमण का इलाज अभी चल रहा है। इलाज के बाद कल कई लोगों की संक्रमित आंखों को भी निकाला जा सकता है। अब तक कुल 15 लोगों की आंखें निकाली जा चुकी हैं, जिसमें 4 आई हॉस्पिटल, 11 एसकेएमसीएच में भर्ती हैं, जो कि सरकारी आंकड़ा है। वहीं आज भी एसकेएमसीएच अस्पताल में भर्ती कई मरीजों का ऑपरेशन किया गया है। इस मुद्दे पर जमकर सियासत भी हो रही है। विपक्ष के नीतीश सरकार से उन डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जब सुप्रीमो पप्पू यादव ने पूरी घटना की निंदा की और सरकार पर निशाना साधा। वहीं पप्पू यादव आज मुजफ्फरपुर का दौरा कर पीड़ित परिवार के परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर जिले के जोरन छपरा स्थित आई हॉस्पिटल में बीते 22 नवंबर को हुए एक साथ 65 लोगों की मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आपको बताते चले सभी लोगों की आंखों में अचानक संक्रमण होने लगा और एक एक कर अब तक कुल 15 लोगों की आंखें निकाली जा चुकी हैं। अभी करीब
1 दर्जन लोग जिन्हें आंखों में संक्रमण है वे अभी एसकेएमसीएच में भर्ती हैं। प्रशासन की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अब तक कुल 15 लोगों की ऑपरेशन कर आंखें निकाली जा चुकी हैं, जिसमें 4 मरीजों की आंख आई हॉस्पिटल में निकाली गई। 11 मरीजों का आंख जो है वो एसकेएमसीएच में निकाली गई है। चलिए इसी खबर के साथ फिलहाल के लिए बिहार बुलेटिन में खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज़।